एनसीईआरटी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों। इन शिलाखंडों को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। महापाषाण दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और पाषाण। महा शब्द का अर्थ है बड़ा और पाषाण शब्द का अर्थ है पत्थर। यहाँ पर कब्रों को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से ढक दिया जाता था, इसीलिए इसे महापाषाण काल कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को तापोस समाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल या बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर बनाए जाते थे और कुछ जमीन के नीचे भी बनाए जाते थे। पुरातात्विकों को कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे की कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इन कब्रों के साथ लोहे के औजार, हथियार, सोने के आभूषण, पत्थर व सामान, इसके अलावा घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं। सामाजिक असमानताएं। पुरातात्विक ये मानते हैं कि कंकाल के पास जो वस्तुएं मिली थी वो उसी मरे हुए व्यक्ति की थी। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। इससे पता चलता है कि दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज में कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे तो दूसरे लोग उनके अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ पर लोग अपनी जरूरत के अनुसार लाशों को दफनाने के लिए दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशेष व्यक्ति की कब्र। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर दिशा की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और शव के साथ खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। यहाँ पाए गए सबों के पैर मुड़े हुए थे। इसके अलावा इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था। इनाम गांव के लोगों का भोजन। इनाम गांव में पुरातात्विकों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा और तिल के बीज भी मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर दांत से काटने के निशान हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी मिली। इसके अलावा यहाँ के लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां इकट्ठा करते थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या महिला का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले हुए सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे।
उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 260 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। अन्यत्र लगभग 3500 साल पहले हम चीन की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे।